मिस्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब से आपने यस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चार्ज लिया है, लोगों की रुचि इस बात को जानने में है कि किस तरह की योजना है आपकी। CNBC आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि दरअसल कितनी पूंजी आपको मिलने वाली है SBI से। 2,500 करोड़ से लेकर 11,000 करोड़ तक के अलग अलग फिगर्स हमारे सामने है। ये प्लान जरा अगर आप खुल के बताएं। देखिए, अगर आप जो RBI का ड्राफ्ट रिजोल्यूशन प्लान है उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 49% तक जा सकता है और उसके लिए स्टेट बैंक की विलिंगनेस जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर है। अभी इस पे देखना ये है कि हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी बनती है। तो 14 तारीख को हम अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं, पर हमें मालूम है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर से हमारी बातचीत हो रही है और काफ़ी लोगों ने बहुत एक्टिव इंटरेस्ट इसके अंदर शो किया है। तो जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर अगले 3-4 दिनों में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी और जब हम 14 तारीख को अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो उस वक्त हम एक ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कितना कैपिटल कर पाए हैं। पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि स्टेट बैंक का आने के बाद, स्टेट बैंक की इक्विटी आने के बाद बाकी इन्वेस्टर से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और वी वुड बी एबल टू मीट आवर कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपने कहा कि कई इन्वेस्टर से बातचीत चल रही है। SBI के अलावा और कौन से इन्वेस्टर हैं सर? वो थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सरप्राइज के लिए रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये खुलासा करें कि क्या ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस ही हैं या कुछ प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स भी हैं? नहीं, इसमें पूरे आप सभी तरह के लोग हैं। काफ़ी लोगों को अभी येस बैंक के उसमें इंटरेस्ट है अक्रॉस द बोर्ड। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई खास पर्टिकुलर सेक्टर की बात है, पर ये चीज़ मेरे लिए कुछ बताना ठीक नहीं रहेगा जब तक ये फर्म अप नहीं हो जाता। ओके, मेरे सहयोगी यतिन मोता है मेरे साथ स्टूडियो में। अगला सवाल उनकी ओर। तो प्रशांत जी, मुझे ये पूछना था डिपॉजिटर और कस्टमर के लिहाज से। हाल फिलहाल मॉनिटोरियम लगने के बाद सर काफ़ी सारा पैनिक है। आपके आने के बाद थोड़ी बहुत राहत तो दिख रही है, लेकिन फिर भी पैनिक ज़्यादा है। आपका क्या मैसेज रहेगा डिपॉजिटर्स को और कस्टमर्स को? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉनिटोरियम के लेके? आपको लगता है कि बहुत जल्द वो मॉनिटोरियम हट सकता है? और अब टाइमलाइंस की अगर आप बात करें तो आपने कहा क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके पहले क्या इन्फ्यूजन का फैसला हो जाएगा? जी, देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि पहले दिन ही मैंने अपने जितने कस्टमर्स और डिपॉजिटर हैं सबको मेरे अपने डेस्क से कम्युनिकेशन गया था एश्योरिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर डिपॉजिट। दूसरी बात है कि हमने पहले दिन ही, अगर आपने देखा होगा, हमारे जितने ATMs थे वो हमारे कस्टमर्स के लिए खुल गए थे और शनिवार की रात से तो जितने बैंकों के ATM हैं उससे भी हमारे कस्टमर्स ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे और कल तो लोगों ने बहुत आराम से किया है ट्रांजैक्शन। और आज अगर आप देखें तो हमारी ब्रांचेस में उस तरह का रश नहीं है जो पहले 2-1 दिन में देखा गया था। तो हम धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को, अपने डिपॉजिटर्स को जितनी भी नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज हैं वो एक के बाद एक प्रोवाइड करते जा रहे हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं कि मॉरिटोरियम जो है वो जो हमारी आउटर डेट है 3 अप्रैल, उससे बहुत पहले उसको अगर हम हटा सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि ये काफ़ी जल्दी होगा और हो सकता है कि ये इस शनिवार तक भी हो जाए। हमारी कोशिश सब लोगों की यही है कि शनिवार तक हम अपने सारे कस्टमर्स को नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएं। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अपने कस्टमर्स को, एक तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सारी स्थिति में हमें बहुत सहयोग दिया है, पोजीशन को समझा है। मैं उनको फिर से एक बार आश्वस्त करूंगा कि आपके डिपॉजिट पे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, आपका डिपॉजिट बिल्कुल सेफ है और आने वाले टाइम में आप जिस येस बैंक से डील करेंगे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग येस बैंक होगा पहले से और पूरी तरह सिक्योर्ड होगा और ऐसी सिचुएशन कभी भी दोबारा नहीं आएगी। आप ये कह रहे हैं कि शनिवार से कोई भी अमाउंट निकाला जा सकेगा अपने अकाउंट से? मैं आपको फिर क्लैरिफाई कर रहा हूं कि हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हम जल्दी कर सकें और साथ में ये हो सकता है कि हम इसे शनिवार तक कर पाए।
और प्रशांत जी, मुझे ये भी पूछना था आपसे कि जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी हैं बैंक में, आपको भी बहुत कम समय हुआ है, तो जब तक ये नॉर्मलसी नहीं आती है तब तक कस्टमर और डिपॉजिटर्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या आरबीआई का कोई टाइप का सपोर्ट आ रहा है लिक्विडिटी को लेके? कोई स्पेशल विंडो के द्वारा आपको फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं हाल फिलहाल? देखिए, ऐसा है कि अभी भी अगर आप लिक्विडिटी के हिसाब से देखें, हम लोगों को पूरी तरह एश्योरेंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी और भारतीय स्टेट बैंक से भी कि बैंक को किसी भी तरह से लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, मॉरेटोरियम से पहले भी और मॉरेटोरियम के बाद भी। तो हम सभी लोग उसी हिसाब से अपने जो हमारा एक्शन प्लान है उसको वर्कआउट कर रहे हैं। पर मैं एक बार फिर डिपॉजिटर को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम बैंक को नहीं है और हमको पूरी सपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ किस तरह का एक अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे, जो आप कह रहे हैं कि आपको पूरा सपोर्ट है, यानी आपकी बातचीत जरूर हुई है? जी नहीं, देखिए, जो स्पेसिफिक हैं, हर तरह की जब भी लिक्विडिटी सपोर्ट होती है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक्स है वो हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ वर्कआउट कर लेंगे। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि हमारे साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक पूरी तरह से साथ है। जी प्रशांत जी, मैं वापस से जो पूंजी निवेश की बात हो रही है उस पर आना चाहूँगा। आरबीआई ने जो अपना स्कीम बताई है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 10 रुपए से कम पे निवेश नहीं होगा। क्या प्राइस पे कोई चर्चा हुई है? क्या 10 रुपए का ही प्राइस होगा या कोई और प्राइस भी हो सकता है? देखिए, जो उसके अंदर है कि 2 रुपए का जो शेयर है उसमें 8 रुपए का प्रीमियम, इसका मतलब 10 रुपए से कम तो नहीं हो सकता। अब बाकी तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टर्स की जो उनकी रीडिंग है हमारे बैंक के बारे में, हमारा बैंक किस हिसाब से आगे की प्रोजेक्शन देता है तो उसके बेस पे ये डिसाइड होता है कि क्या प्राइस होगा। तो ये आने वाला समय बताएगा कि किस तरह होता है। यानी एसबीआई के साथ, चूंकि अब आप एसबीआई से यस बैंक में आ गए, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एसबीआई के साथ आपकी अभी भी नेगोशिएशन चल रही है इस बारे में कि किस प्राइस पे दरअसल निवेश होगा। क्या रेगुलेटर्स ने, किसी और रेगुलेटर जैसे कि सेबी ने आपको इस बारे में कोई संकेत दिए हैं कि किस प्राइस पे आपकी ये डील होनी चाहिए या हो सकती है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इन सारी चीज़ों के अंदर कभी भी किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती और जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन स्कीम है उसमें ये बहुत क्लियर है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 49% इक्विटी पार्टिसिपेशन कर सकता है, पर साथ में 10 रुपए से कम पर नहीं। तो उसके अंदर क्या प्राइस होगा या क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो वो वर्कआउट हो जाएगी। प्रशांत जी, जब लास्ट वीक रजनीश कुमार साहब ने हमारे से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि सोमवार को एक आरबीआई के अंदर मीटिंग होगी, सारे इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एसबीआई एक टाइप का फाइनल प्लान तैयार करेंगे। तो आपको लगता है आज शाम तक कोई टाइप का डिसीजन फंड इन्फ्यूजन को लेके आ सकता है, चाहे वो आरबीआई से हो चाहे वो एसबीआई से हो? देखिए, ये क्वेश्चन आपको शायद चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने में मेरे ख्याल सक्षम नहीं। तो ये मीटिंग क्या आज प्रपोज्ड है? मेरा ख्याल है आप भी उसमें शामिल होंगे जरूर। नहीं, मुझे तो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। मेरे ख्याल हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हम अपने कस्टमर्स को कितने आराम से उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन करवा सकें। जी प्रशांत जी, चूंकि आप एसबीआई से अभी निकले और अभी आप यहाँ पर आए हैं, ये जो पूरा का पूरा प्लान इस समय बनाया गया है, ऐसा समझा जा रहा है कि एसबीआई का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक सीमित समय के लिए होगा और उसके बाद इवेंचुअली किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के हाथ में या प्राइवेट बैंक के हाथ में इसको सौंपा जाएगा। क्या किसी तरह की कोई टाइमलाइन अप्रॉक्सीमेटली आप लोग लेके चल रहे हैं इसके लिए? देखिए, एक तो चीज़ बहुत क्लियर है कि एक तो एसबीआई का इक्विटी पार्टिसिपेशन 49 से ज़्यादा नहीं होगा और साथ में 3 साल तक ये 26% से नीचे भी नहीं आएगा। जहाँ तक बात है कि गोइंग फॉरवर्ड येस बैंक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बैंक की तरह काम करेगा, पूरी तरह एक बोर्ड गवर्न बैंक जो है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी या कंट्रोल में है। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बोर्ड गवर्न एंटिटी होगा जो उस ढंग से काम करेगा। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि इसको किसी को सौंपा जाएगा।
ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी आज भी है, कल भी रहेगी और उसके बाद भी ऐसा ही होगा। कहने का मतलब था कि कोई और इन्वेस्टर या कोई और बैंक जिसके साथ इवेंचुअली इसका मर्जर किया जा सके, क्या ऐसी योजना है? देखिए, मुझे ऐसा ये जो एक सोचना है कि ये मर्जर की बात तब आती है जब कोई बैंक इंडिपेंडेंटली रन ना कर सके। यस बैंक का एक ब्रांड कस्टमर कनेक्ट बहुत अच्छा है। कुछ इश्यूज हैं, जैसे ही वो इश्यूज कैपिटल साइड पर, क्रेडिट क्वालिटी साइड पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि यस बैंक एक इंडिपेंडेंट बैंक की तरह बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाएगी। जी, रवनीत गिल साहब और उनकी जो मैनेजमेंट टीम थी, उसकी अब यहाँ पे क्या भूमिका होगी? क्या वो वापस से चार्ज लेते हुए नजर आएंगे? किस तरह की प्लान है उस पर? मुझे लगता है कि इसका जो निर्णय है वो जो नया बोर्ड बनेगा वो लेगा इस बात का निर्णय। और ये कब तक आपको लगता है प्रशांत जी कि नया बोर्ड बन जाएगा और वो काम करना शुरू करेगा? देखिए, 3 अप्रैल तो इसकी आउटर डेट है ही, पर हम आपको जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, सब लोग इस तरह काम कर रहे हैं कि इसको हम उससे बहुत पहले एक प्रॉपर बोर्ड यहाँ कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और बैंक की नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू हो जाए। प्रशांत जी, एक अहम सवाल ये आ रहा था कि जो आरबीआई की जो ड्राफ्ट स्कीम थी उसके अंदर एक ऐसा प्रावधान था जहां वो जो 81 बॉन्ड्स हैं वो राइट ऑफ होंगे, टीयर 1 बॉन्ड्स, जिसके कारण हमने देखा कि काफी सारा विरोध था इन्वेस्टर्स में। आगे चलते हुए भी मेरे हिसाब से जिस तरह की से आप बात कर रहे हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, इन्वेस्टर्स लाने पड़ेंगे टीयर 1 बॉन्ड सब्सक्राइब करने के लिए भी। तो ओवरऑल बेसिस पे ये जो मार्केट का कॉन्फिडेंस अभी हिला हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि कैसे आप आगे चलते हुए इन्वेस्टर्स को मना पाएंगे ये टीयर 1 बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए, और किस तरीके से ये मैकेनिज्म होगा? देखिए, आज की तारीख में भी अगर आप देखें, जो बेसल की रिक्वायरमेंट है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से टीयर 1 बॉन्ड को आप कंप्लीटली राइट डाउन कर सकते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस। और जो एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है टीयर 1 बॉन्ड का, उसमें भी ये बहुत क्लियरली लिखा होता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स को इसके बारे में मालूम नहीं है। दूसरी बात है कि टीयर 1 बॉन्ड में हमेशा कम से कम 100 बेसिस पॉइंट का प्रीमियम होता है टीयर 2 बॉन्ड से ज़्यादा, और वो प्रीमियम इसीलिए होता है क्योंकि इस बॉन्ड का करेक्टर टीयर 2 बॉन्ड से कुछ अलग तरह का है। तो इन्वेस्टर्स को ये बात मालूम है, सबको मालूम है। ये बात दूसरी है कि ये बहुत ही एक स्थिति, ये रोज स्थिति नहीं होती, शायद वन ऑफ ऐसे सरकमस्टांस होते हैं। तो ऐसे जब भी सिचुएशन होती है उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो एक बार जब इन्वेस्टर कम्युनिटी इस बात को समझ लेगी कि ऐसा नहीं है कि हर बैंक के साथ होने वाला है, कभी ऐसा अगर हो गया तो सबको वी नीड टू एक्सेप्ट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। पर गोइंग फॉरवर्ड अभी एक नीजर रिएक्शन हो सकता है, पर गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स वुड स्टेबिलाइज एंड नॉर्मलसी वुड कम बैक टू द टीयर 1 बॉन्ड इशू ऑल्सो। जी, तो जो सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है वो ये कि इक्विटी को आपने पूरी तरह से राइट डाउन नहीं किया, वो तो देखिए इनफैक्ट कल से आज में डबल हो रहा है, लेकिन आपने टीयर 1 को पूरी तरह से कंप्लीटली राइट ऑफ किया। इसके पीछे क्या सोच थी? क्योंकि इसके पहले हमने देखा है जिस तरह के और दिक्कत में जो बैंक्स आए हैं, वहाँ पे पहले इक्विटी की वैल्यू 0 की गई। नहीं, अगर आप बेसल की रेगुलेशन देखेंगे तो टीयर 1 को पहले किया जाता है इक्विटी से। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इक्विटी की जो और वैल्यू है वो आप बिल्कुल देखिए कि जितने भी जी जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, तो टीयर 1 बॉन्ड जो होता है वो उसको इक्विटी से पहले किया जाता है। तो आप ये देखिए कि कोई भी हमारा डिपॉजिटर और कोई भी द इक्विटी होल्डर जो है, उसको किसी भी तरह का कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ओके, इस समय जो एक और खबर आ रही है कि पूर्व प्रमोटर जो राणा कपूर साहब हैं, उनके ऊपर तमाम एजेंसीज की ओर से जांच चल रही है, उनके अलग अलग ऑफिसेस पे छापे की खबर है। ये जो रेगुलेटरी या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, क्या इन्होंने यस बैंक से भी इस बारे में जानकारी ली है? अगर आप हमें इस पर कुछ डिटेल्स दे सकें, किस तरह की जांच है, किन बिंदुओं पर वो दरअसल जानकारी जुटा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो अपना काम कर रही हैं,
और अगर किसी भी तरह की कोई सपोर्ट, कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो यस बैंक पूरी तरह से उसे सपोर्ट करेगा। तो ये सारे मामले को अगर हम उससे अलग रख सकें तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होगा। और मैं तो खासकर मेरा ज़्यादा समय तो इसी चीज़ में है कि मैं अपने कस्टमर्स को कैसे नॉर्मलसी की तरफ ला सकूं। जी नहीं, मेरा पूछने का अर्थ इसलिए था क्योंकि ये जो सारे खाते हैं जिनके ऊपर एजेंसीज ने सवाल उठाए हैं, इसके अलावा जब आप यहाँ पर हैं, आप दूसरे भी ऐसे खातों की जहाँ पर बैंक के पैसे अटके हैं, जिनकी वजह से दरअसल दिक्कतें शुरू हुई हैं, उनकी एक बार की पड़ताल ज़रूर कर रहे होंगे। तो क्या कोई फॉरेंसिक जांच वगैरह आप करने वाले हैं? क्या इसके लिए आपने कुछ खातों की लिस्ट बनाई है जिनको आप खुद रिव्यू करना चाहेंगे? देखिए, अभी मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आज की डेट में जो मेरी प्रायोरिटी है कुछ अलग है, पर बिल्कुल आने वाले समय में इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। नया बोर्ड आएगा, वो भी इसको पूरी तरह से देखेगा। और जब हम बैंक को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाने की बात कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सर, लेकिन मेरे हिसाब से आप 3 से 4 दशक का अनुभव रखने वाले एक वरिष्ठ बैंकर हैं, तो जो एक सीनियर डॉक्टर होता है वो मरीज़ की नब्ज़ पकड़ के ही सब कुछ बता देता है। तो जाहिर है कि आपके दिमाग में प्लान तो बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं, प्लान बिल्कुल क्लियर है, पर आप ये भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर का सबसे पहला काम ये होता है कि जो मरीज है वो जिंदा रहे, वो सरवाइव करे, और उसके बाद जितने भी और दूसरे इलाज हैं, उसे विटामिन देना है या ग्लूकोज देना है, वो थोड़ा सा बाद में भी दे सकते हैं।